बेशर्म बहू का बेचारा पति। सचमुच बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाकर जी को बेहद सुकून मिला है। और केदारनाथ की तो बेला ही निराली थी। हाँ माँ, ये तो हमारा भाग्य था जो आखिरकार भोले की नगरी से भेंट हो गई। नरेंद्र अपनी माँ सुधा के साथ पूरे 1 सप्ताह बाद तीर्थ यात्रा से घर लौटा था। अभी दोनों ने दरवाजे से भीतर दस्तक ही दिया था कि एकाएक नरेंद्र के कानों में उसकी दुधमुही बेटी की बिलखने की आवाज गूंजती है। क्या हुआ बेला, क्यों रो रही है? ये बहू बेसुध होकर सो गई है क्या, या फिर उसने इस बात को बिसार दिया है कि वो एक बच्ची की माँ है? जाने कहाँ है। अभी सुधा ऐसा कही रही थी कि कमरे से आ रही किसी की खिलखिलाने की आवाज उसके कान में पड़ती है। रॉकी, क्या कर रहे हो? ये तो कायना की आवाज है। हाँ नरेंद्र, मगर ये दोहरी आवाज है किसकी जो बहू के कमरे से आ रही है? देखते हैं। नरेंद्र अपनी बेटी को बाहों में थामे जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी बीवी कायना किसी अनजान शख्स की बाहों में है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गुस्से में बौखलाकर सुधा कहती है, बहू, ये क्या बेशर्मी है? पति के पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होते तुझे शर्म नहीं आई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस शख्स ने मेरा फायदा उठाया है, इसी ने मुझे बहकाया है। क्यों री बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे इतनी बेहूदगी के बाद भी तुझे रत्ती भर की शर्म हया नहीं? सासू माँ, इसमें शर्माने जैसा मैंने किया ही क्या है? अरे इंसान जब एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाता है तो वह दूसरी वैरायटी चाहता है। जब खान पान और पहनावे को लेकर पसंद बदल सकती है तो फिर पति की क्यों नहीं? अगर आपकी नजरों में ये बेशर्मी है तो ठीक है, मैं बेशर्म बहू हूँ। सारा कसूर इस अनजान का है, इसी ने मेरी बीवी को बहकाया है। दूर हटो, खबरदार जो रॉकी को हाथ भी लगाया। पति के प्यार का क्या अच्छा सिला दिया है तुमने। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? मेरे प्यारे पति देव, जिस दिन तुमने मेरे दिए पेपर पर साइन किए थे उसी दिन ये घर मेरे नाम हो गया था। जाओगे तुम तीनों यहाँ से? कायना मेरी और माँ की न सही, बेला के बारे में तो सोचो। तुमने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। ये मेरी बेटी नहीं बल्कि एक बोझ है। अब ये रोना धोना बंद करके निकल जाओ यहाँ से, समझे? सुना नहीं तुम तीनों ने? निकलो यहाँ से। नरेंद्र अपनी बेटी बेला के लिए कायना के पैरों में बैठकर मिन्नतें मांगता है। बावजूद इसके वह बेशर्मी की सारी हदें पार करके उन्हें बेघर कर देती है। बेचारे पति के लिए बीवी की बेवफाई का मंजर मौत से कम न था। वहीं सुधा की आंखों के आगे भी बहू की बेशर्मी बार बार आ रही थी, जिसे याद करते हुए वह बीते दिनों में चले जाते हैं जब कायना बहू बनकर उनके घर आई थी। सुहाग की सेज पर बैठी बहू अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी नरेंद्र अंदर आकर कायना का घूंघट उठाता है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से चांद उतरकर इस चार दीवारी में समा गया है। आखिरकार इतनी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। इसके बाद दोनों पति पत्नी शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। गुजरते समय के साथ नरेंद्र अपने कामों में अस्त व्यस्त रहने लगता है। एक सुबह, नरेंद्र, हम दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे से बात किए हुए बहुत दिन बीत गए। क्या आज हम कहीं घूमने चले? माफ करना कायना, वो क्या है ना, आजकल दफ्तर में काम का बहुत प्रेशर है। फिर कभी। वक्त की पाबंदी दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां ला देती है। इसी बीच कायना के पास उसकी सहेली आशना का फोन आता है। कैसी है कायना, शादी क्या हुई? तू तो ईद का चांद हो गई है। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? बस नरेंद्र अपने बिजनेस में बिजी है और मैं घर के चौका बर्तन करने में। अरे ये तो हर लड़की के लिए लाजमी है। ससुराल पिंजरे के जैसा है जहां बहू नाम की चिड़िया बेचारी बाई बनकर चौका बर्तन में जीवन बिताती है। आशना के शब्द कायना के कानों में घर कर जाती है। उस रोज से उसकी सोच समझ गलत डगर पर जा पहुंचती है। माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ। कायना आशना की पार्टी में पहुंचती है जहां पहली दफा उसकी मुलाकात रॉकी से होती है। आशना, तुम्हारी सहेली बेहद खूबसूरत है। कायना, ये मेरा दोस्त रॉकी और रॉकी ये मेरी अजीज सहेली कायना। कहीं न कहीं चालबाज रॉकी कायना की आंखों से उसके अकेलेपन को भाप जाता है और 2 मिनट की बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। आखिरकार रॉकी कायना के खातिर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। समय गुजरता है। एक रात, कायना, आज रात मैं दफ्तर में रुककर काम करूंगा, इसलिए तुम सो जाना। कायना बिना किसी जवाब के फोन काट देती है और रॉकी को घर बुलाती है। हेलो रॉकी, मेरे पति आज घर पर नहीं है, तुम पीछे के रास्ते से आ जाओ।
कुछ ही पल बाद रॉकी घर आता है। आखिरकार उस रात कायना बहू और बीवी की सारे बंधन तोड़कर बेशर्मी की हद पार कर देती है। उस दिन के बाद से ये हर दूसरे दिन का खेल बन गया था। रॉकी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेबी, तुम तो मेरी बुरी कंडीशन से बखूबी वाकिफ हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कुछ देर बाद, तुम्हें पाने के लिए मैं ये जरूर करूंगी। समय गुजरता है। एक रात जब नरेंद्र अपने कमरे में आता है तो चारों ओर फूल और मोमबत्तियां जल रहे होते हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या बात, आज तो मोहतरमा मूड में है। नरेंद्र, आज मैं अपनी शादी की पहली रात के पलों को दोबारा से जीना चाहती हूँ। जहाँ नरेंद्र के लिए वह रात सुनहरी थी, वहीं कायना के लिए वो एक सोची समझी साजिश थी। कुछ दिनों बाद, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। बहू तो सच बोल रही है। नरेंद्र, सुना तूने, तू बाप बनने वाला है। थैंक यू कायना, तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। अब ये बच्चा मेरे लिए हथियार का काम करेगा। आखिर 9 महीने बाद कायना एक बेटी को जन्म देती है। नरेंद्र, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये घर बार, जमीन जायदाद सब तुम्हें दिया। सिर्फ बातों के चौधरी बनने से होता है? करके दिखाओ तो जानू। आखिरकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए बेशर्म बहू सब कुछ हथिया लेती है। 1 महीने बाद, रॉकी, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे खिंचे खिंचे क्यों रहने लगे हो? जैसे ही वह रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है, वह उसे जोर से धक्का देता है। अब देखो, बेताल की तरह गले पड़ी रहती है बेशर्म बला। रॉकी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने सारे रिश्ते न्यौछावर कर दिए। अरे इसमें तेरा स्वार्थ शामिल था। मैंने तेरी प्रॉपर्टी के लिए तुझसे प्यार का ढोंग रचाया था, वरना रॉकी किसी की झूठन नहीं खाता। ये घर अब मेरा है, समझी? जो दाव तूने अपने पति के साथ चला, मैंने उसी को दोहरा दिया। अब मैं तुझ जैसी बेशर्म को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल यहाँ से। कायना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। बहुत खोजबीन के बाद उसे अपने पति का पता चलता है और वह उनके पास आती है। नरेंद्र, मुझे माफ कर दो। ना मैं एक अच्छी बहू बन सकी, न बीवी और ना माँ। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। मैंने अपने मंगलसूत्र का मान मिटा दिया। कायना, शादी का संबंध मन से मायने रखता है। तुम्हें अपने किए का मलाल है, मेरे लिए यही बहुत है। ये नरेंद्र का बड़प्पन ही था, जो उसने सब कुछ भुलाकर कायना को स्वीकार किया। आज की दुनिया में आशना जैसे लोग हर मोड़ पर इस मौके के साथ खड़े हैं कि कब आपकी गृहस्थी की तितर बितर कर दे। इसलिए कायना के जैसी गलती से सीख लें, क्योंकि हर शख्स नरेंद्र नहीं। अमीर और गरीब बहन की जिंदगी। ब्रिजेश और रमा देर रात जागकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजी, कौन से सोब के सागर में डूबे हुए हो? कुछ नहीं रमा, दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उन्हीं के ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। अरे, 2 बेटियों के ब्याह की बात कहाँ से आ गई? वो संध्या हमारी बेटी थोड़े ही है। भाई साहब की बदौलत बला बनकर हमारे सीने पर मूंग दल रही है। मगर है तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब की बेटी। उसका ब्याह करना भी तो हम दोनों दंपत्ति के हाथों लिखा है। अरे, उस बला का ब्याह ऐसे किसी परिवार में कर देंगे जहाँ दान दहेज की कोई मांग ना हो। और रही बात अपनी बिटिया के ब्याह की, तो उसमें मुझे कोई कमी घटी नहीं चाहिए। अरे काहे चिंता करती हो, स्मृति की शादी पूरे शानो शौकत के साथ होगी। दोनों दंपत्ति भतीजी और बेटी के ब्याह के बीच का अलगाव उनके सौतेलेपन को सांचे में ढाल रहा था। संध्या अपने चाचा चाची ब्रिजेश और रमा और उनकी बेटी स्मृति के संग रहती थी। बचपन से ही रमा और ब्रिजेश संध्या से सारा कामकाज कराते, तब जाकर उसे मारी हुई रोटी मिलती थी। संध्या अब सयानी हो चुकी थी। सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के लिए रिश्ते आते हैं। संध्या, ये सुनील है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है। स्मृति, ये अनुराग है। छोटा परिवार, शहर में बड़ा कारोबार है, जैसा तेरा सालों का सपना था। वैसे संध्या, सुनील की भी किराने की बड़ी सी दुकान और खूब सारी खेती बाड़ी है। ये चाचा जी बढ़ चढ़कर झूठा बखान क्यों रच रहे हैं? मुझे संध्या से खुद बात करनी होगी। चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दफा संध्या जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए संध्या सुनील एक कमरे में आते हैं। सुनील हिचकते हुए कहता है, संध्या जी, शादी को लेकर
हर लड़की कई सपने संजोती है। मैं बतौर एक बनिया हूँ, संयुक्त साधारण परिवार से हूँ। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। आप अगर अपने पाँव पीछे करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान बड़ा सिर्फ अपने ओहदे से नहीं होता। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे पाला, मगर जिस स्नेह की आस मुझे उनसे थी वो अधूरी है। मुझे संयुक्त परिवार ही चाहिए जहां सभी स्नेह से रहते हों। संध्या के सच्चे स्वर सुनील के हृदय रूपी घर में गहरी छवि छाप छोड़ते हैं। एक ओर तो ब्रजेश और रमा साधारण तौर से संध्या का ब्याह कर देते हैं, वहीं स्मृति की शादी शानो शौकत के साथ करते हैं। इस शादी के साथ दोनों बहनों के बीच अमीरी गरीबी की शुरुआत बढ़ती है। शादी की रात सुनील संध्या से कहता है, संध्या, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था, खोलकर देखो। जैसे ही संध्या डब्बा खोलती है, उसके भीतर लाल रंग की साड़ी होती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्र है जो तुम्हें ये साड़ी पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि शायद ये सस्ती साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अजी, तोहफे तन से नहीं मन से सजते हैं। मुझे ये तोहफा आपने तहे दिल से दिया है, पसंद कैसे ना आता। जहां एक ओर सस्ती साड़ी में भी संध्या की खुशियां परवान पर थी, वहीं एक झलक स्मृति पर प्रतिबिंबित करते हैं। Hey, my beautiful wife, this gift for you, gorgeous. स्मृति बेसब्री से बॉक्स खोलती है जिसमें चमचमाता डायमंड सेट होता है। हीरो का हार, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। स्मृति, ये हीरो का हार देखकर तुम बच्चों की तरह उछल रही हो। वो अनुराग, मैंने इतना एक्सपेंसिव तोहफा पहले नहीं पहना। तो अब महंगे तोहफों की आदत डाल लो। तुम्हारा पति इस शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन जो है। दोनों बहनों की शादीशुदा जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जहां स्मृति देर सवेर उठती, वहीं संध्या सूर्योदय के साथ उठकर घर बार के कामों का निपटारा करके दूर कुएं से पानी भरती। समय गुजरता गया। सुनील संध्या के लिए अक्सर घर लौटते हुए कचौड़ियां जलेबी लाता, वहीं अनुराग स्मृति को 5 स्टार होटल में खाना खिलाता। एक दिन स्मृति संध्या के ससुराल आती है। किससे मिलना है बिटिया? संध्या यही रहती है क्या? हाँ बिटिया, यही संध्या का ससुराल है। मैं उसकी सास हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, अरे पिंकी, जाकर चाची को खबर दिया कि शहर से उसकी बहन आई है। संध्या दौड़ती हुई बाहर आकर स्मृति के गले लगकर कहती है, स्मृति आजा, इस गरीब बहन के घर में तेरा स्वागत है। संध्या स्मृति को अपने कमरे में लाती है। स्मृति अटपटा सा मुंह बनाकर चारों ओर ताकने लगती है। क्या हुआ स्मृति, इतनी देर से क्या निहार रही हो? संध्या, ये है तुम्हारा ससुराल। इतने बिच्चम बिच्चे कमरे में मेरा तो दम घुट रहा है, और इससे 4 गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम एरिया है। अरे शादी को साल भर भी न हुआ, ये फटी पुरानी साड़ी पहनती हो तुम, जरा भी नहीं जच रही है। मुझे देखो। स्मृति, ये साड़ी हल्की है इसीलिए पहनी है। अरे ये बहानेबाजी बनाना बंद करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी घनघोर गरीबी साफ शब्दों में बयान हो रही है। मेरी बहन, सभी की किस्मत तुम्हारी तरह बलवान नहीं। मेरे पति ये परिवार अपने बलबूते पर चला रहे हैं, मगर जीजा जी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ वो गांव के बनिया और कहाँ अनुराग शहर के सफल बिजनेसमैन हैं। स्मृति अपनी अमीरी का बखान करके संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी कांता वहाँ आकर कहती है, संध्या बहू, पानी खत्म हो गया, सांझ होने से पहले पानी ले आओ। संध्या गागर उठाए अपनी बहन के साथ नदी की ओर बढ़ने लगती है। अरे संध्या, और कितना दूर जाना है? बस स्मृति, ये पुल का पड़ाव पार करते ही नदी शुरू हो जाएगी। ये लो, सफर पूरा हो गया। बाप रे, तुम्हें पानी भरने के लिए इतना दूर दराज आना पड़ता है। मेरे तो पैर कुम्हला गए। अरे मैं तो 4 कदम भी पैदल नहीं चलती। अनुराग ने हाल ही में मुझे कार गिफ्ट की है ताकि मुझे पैदल न चलना पड़े। पैसे के बिन जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती। शुक्र है जो मैं अमीर हूँ, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी घनघोर गरीबी देखनी पड़ती। किसने कहा कि मैं गरीब हूँ?
स्मृति, तुम्हारी और मेरी सोच एक दूसरे से एकदम परे है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए परिवार और पति का प्यार लाखों करोड़ों की कीमत से बढ़कर है। प्लीज यार संध्या, ये बेफुसूल की प्रवचन देना बंद करो। अरे इन दो दकियानूसी शब्दों से हम दोनों बहनें सिमिलर नहीं हो जाएंगी। जीजाजी तुम्हारे लिए सिर्फ चंद पैसे की जलेबी कचौड़ी लाते हैं, मगर अनुराग हर बड़े बिजनेस ट्रिप के बाद मुझे 5 स्टार होटल में ले जाते हैं। आए दिन महंगे तोहफे, और अभी तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ, उन्होंने मुझे शॉपिंग में सैकड़ों साड़ी लेकर दी है। मगर जीजाजी तुम्हारे लिए एक सस्ती साड़ी भी नहीं लाते। जॉइंट फैमिली में यही आफत है। बस स्मृति, तुम मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ससुराल की बेइज्जती करो। परिवार का प्यार बेहद बहुमूल्य है, रिश्ते बिकाऊ बिजनेसमैन नहीं मेरी बहन। संध्या के बोली सुनकर स्मृति कार में सवार होकर शहर आ जाती है। स्मृति, कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ अनुराग, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम तो बड़े बिजनेस डील के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? स्मृति, उन्होंने धोखे से मेरे बिजनेस शेयर्स साइन करवा लिया, साथ ही अपनी अमीरी की धौंस से मेरी कंपनी कब्जे में कर ली। मेरे सालों के साथियों ने इस बुरे दौर में मेरा साथ छोड़ दिया। बिजनेस स्टाफ को पैसे चुकाने के लिए बड़ी रकम चाहिए, हमें ये घर भी दांव पर लगाना होगा। स्मृति को उस घड़ी कुछ नहीं सुहा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ उसकी गरीब बहन संध्या के स्वर गूंज रहे थे। आज स्मृति का अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसे परिवार और पैसे दोनों के बीच का फर्क पूरे तौर से समझ आ गया था। आज स्मृति का संसार संध्या से भी कहीं ज्यादा दूभर हो चुका था। दोस्तों, पैसा रुतबा ईश्वर की देन है। अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। शायद ये ईश्वर की लाठी ही थी जो स्मृति पर पड़ी थी, जिसे आज वह घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने को बेबस थी। ये थी हमारी अमीर गरीब बहनों की एक झलक। सोलरपुर के एक छोटे से गांव में एक रेशमा नाम की औरत रहती थी। वो अपने बेटे अरुण के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिससे वो अपने बेटे की शादी करवा सके और उसके घर को एक बहू मिल जाए। एक दिन वो पंडित से कहती है, अरे पंडित जी, दिखाइए कोई अच्छी सी लड़की जिसका नैन नक्श अच्छा हो और संस्कारी हो। अरे हाँ हाँ बहन जी, ये देखो, आज मैं गांव की सबसे अच्छी और संस्कारी लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको जो अच्छी लगे आप उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लीजिए। रेशमा पंडित की दी हुई सारी फोटोज को बहुत अच्छे से देखती है, जिसके बाद उसे एक लड़की की फोटो बहुत पसंद आती है और वो उस फोटो को पंडित को देते हुए कहती है, अरे वाह, ये है मेरे घर की बहू बनने के लायक। अरे पंडित जी, इस लड़की के माता पिता से बात कीजिए, मुझे यही लड़की चाहिए अपने बेटे से शादी के लिए। अरे हाँ हाँ बहन जी, बहुत संस्कारी लड़की पसंद की है आपने अपने बेटे के लिए। ये लड़की तो कोहिनूर का हीरा है, बहुत अच्छी बच्ची है। आप कहो तो कल ही इसके माता पिता को आपके घर भेज दूं। अरे वाह पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, ऐसे नेक काम में देरी नहीं करते पंडित जी। अगले दिन ही पंडित दोनों परिवार वालों की बात करवा देता है, जिसके बाद दोनों परिवार वालों को रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं होती और रेशमा अपने बेटे अरुण की शादी रीना से करवा देती है। शादी के बाद रीना घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है, जिसकी वजह से रेशमा रीना से बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तूने तो पूरे घर को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। अरे बस, अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहती हूँ। अरे माँ जी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो। अरे हाँ बहू, तेरा ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज मैं सत्संग में जा रही हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं, तभी वहां पर रतन आ जाता है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? चलना नहीं है क्या तुम्हें? अरे माँ जी, ये कौन है? इन्हें पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे मैं तो अरे ये तो तुम्हारे बाबूजी के दोस्त हैं। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद इन्होंने ही हमारे घर की सभी जिम्मेदारी को संभाला है। ठीक है माँ जी, लेकिन अभी आप इनके साथ कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं जरा सत्संग में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ चली जाती है। उन दोनों को एक साथ देख रीना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती
और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रीना रात का खाना बनाने के बाद अपनी सास रेशमा का इंतजार कर रही होती है। अरे ये क्या, रात के 9 बज गए हैं और माँ जी अभी तक घर नहीं लौटी। तभी दरवाजे से अरुण आता है। अरुण को आए हुए देरी नहीं होती, तभी रीना तरुण से कहती है, देखिए जी, माँ जी सुबह से सत्संग गई हुई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप जरा पता लगाइए आखिर माँ जी कहाँ रह गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, माँ के सत्संग तो रात भर चलते हैं, वो तो ऐसे ही अक्सर बाहर ही रहती हैं। तभी दरवाजे से रेशमा अंदर आती है। रेशमा के बाल पूरी तरह से भीगे होते हैं, उसके बालों से पानी टपक रहा होता है, जिन्हें देखकर रीना कहती है, अरे माँ जी आप आ गई, और आपके ये बाल इस तरह भीगे हुए क्यों हैं? आप तो सत्संग गई थी ना। अरे बहू, सत्संग में मैं इतनी डूब गई कि मैं नाचते नाचते नदी में गिर गई। लेकिन माँ जी, सत्संग का नदी से क्या मेल? नदी सत्संग में कहाँ से आ गई? अरे बहू, सत्संग ही नदी के किनारे था। अब क्या बताऊं मैं तो अपना तन मन बस सत्संग में ही छोड़ देती हूँ। ये सुनकर रीना थोड़ी आश्चर्य से अपनी सास को देखती है, जिसके बाद उसकी नजर उसके सास के कपड़ों पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से सूखे होते हैं। अरे ये क्या, माँ जी के कपड़े तो पूरी तरह सूखे हैं, लेकिन ये तो नदी में गिर गई थी। रीना ये सोच ही रही होती है कि तभी अरुण कहता है, अरे रीना, बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया आज तुमने खाने के लिए? देखो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से खाने की टेबल पर खाना लगाओ, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जी, आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं खाने की टेबल तैयार करती हूँ। माँ जी आप भी जल्दी से बाल सुखा लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रीना सुबह उठकर अरुण के लिए नाश्ता और उसका लंच पैक कर देती है। जिसके बाद अरुण नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेशमा भी तैयार होकर आती है। रेशमा को देख रीना कहती है, अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बहू, आज सुबह ही सत्संग है, बस वहीं जा रही हूँ। तभी रतन भी आ जाता है। उसका ध्यान रीना पर नहीं होता और वो रेशमा को देखते ही उससे कहता है, अरे इस लाल साड़ी में तो तुम पूरी आग का शोला लग रही हो, इस साड़ी को तो उतारने में बहुत मजा आएगा। रतन जी, ये क्या बकवास कर रहे हो आप मेरी सास के बारे में? ओहो, अरे मुझे माफ कर दो, जरा मेरी जुबान फिसल गई। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस उम्र में कितनी मुश्किल से साड़ी पहनी जाती है। अरे बहू कोई नहीं, कभी कभी बुड्ढों की जबान भी फिसल जाती है, और वैसे भी इनकी तो मजाक करने की आदत है, तो ध्यान मत दे। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ निकल पड़ती है। ऐसे ही रोज रोज रेशमा सुबह शाम हमेशा रतन के साथ रहती है। कई दिनों से ये सब देखने के बाद एक दिन रात को रीना 10 बजे तक अपनी सास का इंतजार कर रही होती है। वो रसोई में पानी पीने जाती है, सारी घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। तभी रात के समय रेशमा रतन के साथ वापस घर लौटती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। हाँ सही कहा आपने। चलो अब मैं जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहू ने मुझे देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देगी। रुकिए ना, अभी क्यों जा रहे हो आप? चलो मेरे कमरे में चलो। बहू और बेटा तो अपने कमरे में आराम से सो रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तभी अचानक से रीना सारे घर की लाइट्स जला देती है और अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी, क्या पता चल जाएगा? अरे सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया, अब और क्या पता चलना बाकी है? अरे मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी और आपने तो सारी इज्जत का गोबर बना दिया। छी, कितनी बेशरम सास है मेरी। तभी वहाँ अरुण नींद से जागकर आता है और रीना से कहता है, अरे रीना, क्या हुआ? क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? जरा देखो तो अपनी माँ की करतूतें। अरे इस उम्र में भी इन्हें जवानी चढ़ रही है। देखो जरा, शराब पी कर आई है तुम्हारी माँ। देख बहू, मुझे गलत मत समझ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। भरी जवानी में मैं भला क्या करती, तभी मुझे इन्होंने अपना साथ दिया। हाँ हाँ, आपकी जवानी के निशान आपके गले पर पड़ी लव बाइट से ही दिख रहे हैं। अरे जिसकी माँ ऐसी हो, उसका बेटा कैसा होगा? बस बहुत हुआ, मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुक सकती। रीना उसी समय घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद अरुण अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कुछ तो शर्म करती,
आपने मेरी पिछली पत्नियों की तरह इसे भी भगा दिया। ऐसा कहकर अरुण गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। गरीब चाय पकौड़े वाली सास बहू। बिश्नोई गांव के अंतिम छोर में बसा एक घर था जिसका ढांचा बेहद पुराना पड़ चुका था। उस घर में चंदा और पूर्वी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था। क्या हुआ सासू माँ, किस सोप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कछु नहीं बहुरिया, महीना भर हुई गयल, मगर अब तक शहर से अजीत का मनी ऑर्डर नहीं आया। आज डाकघर जाके देखे पड़ी। माँ जी वो, अरे बोल ना बहुरिया, तो हर सास काहे सुगबुगत है? माँ जी अब दादी बनने वाली हैं। का सचमुच? कितने बखत बाद हम दिन दुखियारी के घर में खुशी की खबर मिली है। हम आज ही अजीत के खबर पहुंचा देब। चंदा ये कह ही रही थी कि डाकिया उनकी दहलीज पर दस्तक देता है। क्या बात है चंदा, तू तो पंछी की तरह चहचहा रही है। अरे नागा भाई, अभी हम डाकघर ही जाए के रहे, इतने में तुम पधार पड़े। हाँ, शहर से अजीत का संदेश आया है। डाकिया चिट्ठी देकर चल देता है। तभी पूर्वी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। का हुआ बहुरिया, ऐसन भी का लिखा है? इमा जौन के पड़त तोहर चेहरा पीला पड़ गवा। सासू माँ, अजीत इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। कारखाने में भीषण आग में सभी मजदूर ढेर हो गए। बदकिस्मती से अजीत का नाम भी उसमें शुमार था। इस दुखद संदेश से दोनों सास बहू को गंभीर आघात होता है। उनका दुखी मन सोब के सागर में सराबोर हो जाता है। इस बीच सप्ताह भर बीत जाता है। जौने दफ्तर में हमरा अजीत इतना बरस मेहनत किया, पल भर में उस सबन पल्ला झाड़ लिए। माँ जी जो बीत गया उसे भूलने में ही भला है। पाई पाई जोड़कर मैंने 500 रुपए इकट्ठा किया है। इन 500 रुपयों से हम पकौड़े बेचने का व्यापार करते हैं। हाँ बहू, पेट पाले के वास्ते खटनी करे पड़ी। पूर्वी के दिए पैसे से चंदा पकौड़े बनाने की सामग्री मोल ले आती है और एक साथ पकौड़े बनाकर उन्हें एक पुराने से ठेले पर लादकर बेचने के लिए बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। पकौड़े खा लो भैया, गर्मा गर्म प्याज पालक के चटकदार पकौड़े खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ, आओ आओ आओ। पकौड़े की खुशबू से मांदा गजोधर तेज कदमों से पकौड़े से सजे ठेले पर आकर कहता है, क्या बात है काकी, इस बढ़ते बुढ़ापे में आवाज तो बड़ी बुलंद है तुम्हारी। क्या भाव बेच रही हो पकौड़े? भाई साहब 15 रुपए के 1 पाव पकौड़े हैं और आधे किलो पकौड़े 25 रुपए के। कहिए कितना दूं? आधे किलो पर 5 रुपए की छूट। एक काम करो, पाव भर पकौड़े पैक कर दो और पाव भर प्लेट में परोस दो। जी जैसा आप कहें। पूर्वी झटपट पकौड़े परोस कर उसे दे देती है। पकौड़े खाकर वह शख्स सास बहू की वाहवाही करते हुए कहते हैं, अरे वाह, इन प्याज और पालक के पकौड़े के आगे तो पनीर के पकौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। बड़े स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं भाई। शुक्रिया भाई जी। गजोधर के बाद इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के पकौड़े खाने के लिए उनके ठेले पर आते हैं। समय गुजरता है। बहुरिया देख, सांझ की बेला हो चली है, घर चले के चाही। तू भी थक गई हुई है। गर्भावस्था में सवेर से एक पांव पर ठाड़ होकर पकौड़े तलत है। हाँ माँ जी, चलने के सिवा दूजा चारा भी नहीं, क्योंकि सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं। अब बेचने को कुछ नहीं बचा। दोनों सास बहू घर आकर पैसे गिनती हैं। माँ जी, आज की कुल कमाई 1000 हुई है, जिसने हमारी 500 की लागत लगी थी। माने कि पहले ही रोज 500 का मुनाफा हुआ है। पुरनिये 100% सच बोल गए हैं कि कौनों के चक्री करे से बेहतर आपन दुखड़ा धंधा है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। अब इन 500 से हम कल और ज्यादा बढ़ाकर पकौड़े बनाएंगे। अगले दिन जहाँ सारा बिश्नोई गांव नींद में था, वहीं सास बहू तड़के सवेर जागकर पकौड़े बनाने में जुट जाती है। जल्दी जल्दी हाथ चला बहुरिया, आज हम दोनों सास बहू भोर से पकौड़े बेचे ही तो दुगनी कमाई हो ही। दोनों सास बहू पकौड़े बनाकर उन्हें ठेले पर सजाकर बाजार आती हैं। अरे आओ भैया, पेश है सास बहू के गर्मा गर्म नरम नरम प्याज पालक के पकौड़े एकदम सस्ते शुल्क में।
तभी गजोधर अपने साथ एक शख्स को लिए चला आता है। देख धीना, यही वो पकौड़े की दुकान है। कम दर में दमदार पकौड़े बेचती हैं ये सास बहू। अरे अब तुम बखान बंद करके ऑर्डर तो दो। अरे ओ पकौड़े वाली बहन, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। जी अच्छा, आप दोनों बैठिए, बस पकौड़े तैयार हैं। एक ओर प्रेग्नेंट पूर्वी पकौड़े तलती, वहीं दूजी ओर चंदा ग्राहकों को पकौड़े परोसती। हर एक दिनों के साथ पकौड़े से सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई। चंदा भरसक गर्भवती बहू का हाथ बटाती महीने भर के भीतर सास बहू के पकौड़े परवानों पर पहुंच चुके थे। फिर एक रोज जब दोनों सास बहू अपने पकौड़े के ठेले के साथ खड़ी थी, तभी जोरों शोरों से बादल गरजते हैं, जिसे देख चंदा बोलती है, एक आसमान काली बरसाती बदरी में कैसन बदल गवा, बेड़ा गर्क, एक बहु बरसात होए वाली है। माँ जी चलिए उस बड़े बरगद के नीचे, अगर पकौड़े भीग गए तो पकौड़े की बर्बादी के साथ सारा पैसा पानी में बह जाएगा। सास बहू पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं। सारा दिन मूसलाधार बारिश के बाद सांझ को बादल छटने पर वह दोनों हताश होकर घर आती हैं। जाने कौन मुँह का मुंह देखे रहे, जे आज बोहिनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी सावन भादों का मौसम शुरू हो गया, अब बिना दुकान लिए बात नहीं बनेगी। मगर बहुरिया, बाजार के दुकान का भाड़ा जानत है ना तू। बखूबी माँ जी, अगर हम सास बहू पकौड़े के संग चाय शामिल कर दे तो दुगना दाम कमाया जा सकता है। क्या बात है बहुरिया, तेरी सोच तो एकदम बिजनेसमैन जैसन है। पूर्वी 2500 रुपए भाड़े पर एक दुकान खरीद लेती है। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में सास बहू के चाय पकौड़े लिखा था। साथ ही दुकान में भांति भांति के पकौड़े भरपूर थे। चाय की मनमोहक महक से लोग उनकी दुकान को देख खींचे चले आते। तभी बनवारी नामक एक शख्स अपने कुछ साथियों के संग उनकी दुकान पर आता है। अरे इस बार की बरसात ने तो अति मचा दिया भाई। सही बोले तो बनवारी भाई, निष्दिन बूंद बांदी होवत है। अरे जरा 4 कप चाय बनाना बिटिया। बस अभी बनाती हूँ काका। अरे बनवारी भाई, सिर्फ सूखी चाय नीकी नहीं लागी, 2-4 पकौड़े से पेट पूजा भी कर लियो। ठीक है बिटिया, सभी पकौड़े में से एक एक प्लेट परोस दो। जी अच्छा काका। अब बहुरिया तू तनिक सुस्ता ले, हम संभालत है। माँ जी मैं करती हूँ ना। बहुरिया, इस गर्भावस्था में तू अपने शरीर से ज्यादा काम करत है, थोड़ा बहुत अपनी सास को करने दे। चंदा झटपट हाथ चलाकर बैठे हुए ग्राहकों के बीच चाय पकौड़े परोस देती है। बढ़ते दिनों के साथ चाय पकौड़े बेचकर सास बहू बहुतायत पैसे बटोरने लगती हैं और दिन सप्ताह और सप्ताह 6 माह के मंजर में बदल जाते हैं। उनके दुकान पर आधे दर्जन व्यक्ति संलग्न हो चुके। उस सुबह छत के मुंडेर पर खड़ी सास बहू अपने नए बड़े घर को निहारते हुए कहती हैं, बहुरिया हमके तो भरसक भरोसा ही नहीं होवत है कि हम गरीब की गुमटी छतनुमा सुंदर घर के सांचे में ढल गवा। माँ जी हम सास बहू सुकड़े सफर में बिना रुके थके चलते गए। इस सफलता का श्रेय हमारे हौसले और खासकर हमारे चाय पकौड़ी की दुकान के बलबूते हासिल हुआ है। कई मुश्किलों के पड़ाव को पार करके आज आखिरकार हम दिन दुखियारी सास बहू का सपना साकार हो गया। चलिए माँ जी, इस सुनहरे सुबह का सूरज हम सास बहू का इंतजार कर रहा है, दुकान पर चलना होगा। दोनों सास बहू दुकान पर दस्तक देती हैं। उनकी चाय पकौड़ी की दुकान मानो 5 सितारा होटल में बदल चुका था, जिसे साफ शब्दों में सास बहू की सफलता साझा हो रही थी। आज सास बहू की चाय पकौड़ी की दुकान बिश्नोई गांव में पहचान की मोहताज नहीं। उनके दुकान पर निष्दिन दूर दराज के लोग उनके बने चाय पकौड़े का स्वाद चखने आया करते हैं। महज कुछ मर्तबा पहले जो सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही थी, आज उनकी छवि बिश्नोई गांव की सबसे धनी औरत की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, सफलता भी उनके ही कदम चूमती है जो धीरज धरकर अंत तक प्रयासरत रहें। अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की 1 हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब, कैसे रहूंगी और कब तक कैसे भटकती रहूं। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं।
सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताओ सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज़ नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो। लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। हट जा यहाँ से, बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? आप उनका नाम मजनू। मजनू, देख मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। आप उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू कटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी, हाँ, अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है, और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। 1 मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मन, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो। चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जाने मन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई, अफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं।
उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है। अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं। तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपटकर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं।